विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे 10वां पाठ भूकंप विभीषिका, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 3 भागों का अध्ययन कर लिया था। और इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों भाग संख्या 4, जिसका शीर्षक है करणीयानि उपायानि, करने योग्य उपाय। अब किसके करने योग्य उपाय? अर्थात भूकंप से बचने के उपाय। तो विद्यार्थियों, यूं तो भूकंप के कोई निर्धारित उपाय नहीं है कि हम ऐसा कर सके, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ सकती है। तो यहाँ पर निश्चित उपाय न करके हम कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे हम बच सकें इन आपदाओं से। तो वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व जहाँ 3 भागों में आपने पढ़ा सामान्य परिचय और भूकंप जो हुआ कच्छ जनपद में उसका भैरव दृश्य, और साथ ही आपने जाना वैज्ञानिकों का मत, यानी कि वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो शिलाएं होती हैं बड़ी बड़ी, वह आपस में संघर्षण करती है, टकराती है, और टकराते समय कभी वह टूट जाती है, और टूटने से वह जब नीचे धंसती है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भूकंप उत्पन्न होता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि उस भूकंप से, यानी वह भूकंप जब धरती पर आता है, धरती की सतह पर आता है, तो महाविनाश का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा, वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि जो ज्वालामुखी होते हैं उनसे भी जब ज्वालामुखी फटते हैं तो ज्वालामुखी से भी भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप की स्थिति आ जाती है, और उनसे निर्मित जो पर्वत होते हैं उनसे भी। तो इन सभी समस्याओं से, अर्थात इन प्राकृतिक आपदाओं से हमें कैसे निपटना चाहिए, वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में जो गद्यांश दिया गया है, ठीक है, उसके माध्यम से। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम पिछले भाग के प्रश्नोत्तरों के साथ में। तो आपने लिख लिया होगा, उनके उत्तर कर लिए होंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, ऐसी उम्मीद रखता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मूल्यांकन प्रश्नानि। केषां विस्फोटैः भूकंपः जायते एकपदेन? तो किनके विस्फोट से? तो यहां उत्तर होगा ज्वालामुख पर्वतानां। ठीक है। दूसरा है भूकंप विशेषज्ञाः किम कथयन्ति? भूकंप विशेषज्ञ क्या कहते हैं? पूरे वाक्य में उत्तर लिखना था आपको। तो यहाँ भूकंप विशेषज्ञाः कथयन्ति यत् ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैः अपि भूकंपः जायते इति। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, कह नदी वेगेन प्रवहति? नदी के वेग से कौन बहता है? कौन? लावा रसः। क्योंकि जब अधिकता से लावा रस निकलता है, फटता है ज्वालामुखी, और उससे लावा जब निकलता है तो वह बहता हुआ 800 डिग्री पर जो गर्म हुआ करता है, ऐसा जो लावा जब बहता है तो वहाँ पर स्थित लोग भी उसमें समा जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा लावा रस नदी के वेग से बहता है। आइए आगे चलते हैं। गगनम कदा धूम भस्मावृतम जायते? पूर्ण वाक्येन। यदा लावा रसः पृथिव्या बहिः निर्गच्छति तदा गगनम धूम भस्मावृतम जायते। जब लावा बाहर निकलता है, ज्वालामुखी फटता है, तो ऐसी स्थिति में जो आकाश होता है वह कैसा हो जाता है? धुएं और राख से युक्त हो जाता है। आगे देखिए, कीदृशः प्राणिनः निहन्यन्ते? किस प्रकार के लोग मारे जाते हैं? एक पदेन। ठीक है ना। तो आपका उत्तर होगा विवशाः। आगे देखिए, विवशाः प्राणिनः इत्यनयोः विशेषण पदम चित्वा लिखत। यहाँ दोनों में से 2 पद हैं, तो क्या लिखना था आपको? विशेषण लिखना था। तो विशेषण क्या है यहाँ पर? विवशाः। यह आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और विशेष्य प्राणिनः है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, नभः इति पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत। ये नभः जो है इसका पर्याय पद लिखना था, तो कौन सा पद आया है गद्यांश में? गगनम। आगे देखिए 8वां, जनयन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदेन सह अन्वितिम कुरुता। जनयन्ति ये जो क्रिया है, ठीक है, तो इसका कर्ता के साथ अन्वय करना है, अर्थात पहले क्या लिखना है? कर्ता, फिर उसके बाद में क्रिया लिखनी है। अन्वय का मतलब क्रम से लिखना, ये बात आपको ध्यान रखना है। अन्वितिम का मतलब है अन्वय करके लिखना है, और अन्वय करके लिखना। ठीक है। और इसमें हमें क्या करना होता है? कर्ता पहले, ठीक है, उसके बाद में क्रिया, और यहां पर ध्यान रखना है जो कर्ता के विशेषण है वो पहले, क्रिया के विशेषण पहले। ठीक है, इनसे पहले। तो यहां पर हमें सिर्फ कर्ता और क्रिया लिखनी है, 2 चीजें लिखनी है।
ऐसे प्रश्न में। तो कभी कभी क्या होता है कि कर्ता दे दिया जाता है और क्रिया पूछ ली जाती है, और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर क्रिया दे दी जैसे यहाँ, और कर्ता पूछ लिया। तो यहाँ पर्वताः जनयन्ति, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपकी पाठ्य वस्तु तैयार है। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक का 10वें पाठ का जो अंतिम गद्यांश है वो आपके सामने है। तो आइए वाचन करते हैं और फिर अर्थ जानते हैं। यद्यपि दैवः प्रकोपो भूकंपो नाम तस्योपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायः दृश्यते। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव, तथापि भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणं न करणीयम्। तटबंधं निर्माय बृहन्मात्रं नदीजलमपि नैकस्मिन् स्थले पुञ्जीकरणीयम्, अन्यथा असन्तुलनवशात् भूकंपः संभवति। वस्तुतः शान्तानि एव पंचतत्त्वानि क्षितिजलपावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्यां कल्पन्ते। अशान्तानि खलु तान्येव महाविनाशम् उपस्थापयन्ति। अर्थात इसका अर्थ देखिए, यद्यपि हालांकि, यद्यपि हालांकि, तो इस पद को हम देखेंगे यदि अपि, ठीक है। यहां कौन सी संधि है? यहां पर यण संधि है, यहां ई है और यहां अ है, तो इस ई को क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये यद्यपि हालांकि दैवः प्रकोपो, यानी कि ये दैव प्रकोप है, ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है ना। भूकंपो नाम, भूकंप, नाम यानी नाम से युक्त, किस नाम से? भूकंप से। यानी ये भूकंप जो है दैवीय प्रकोप है, प्राकृतिक आपदा है, भगवान की लीला है। ठीक है। तस्योपशमनस्य, उसके उपशमन के, उसके रोकने के उपाय, उससे बचने के, उसे दूर करने के जो उपाय है, ठीक है ना, वह। तो तस्योपशमनस्य, उसको शांत करने के, ठीक है ना, उसको शांत करने के, न नहीं को अपि, कोई भी, स्थिरोपायः दृश्यते, स्थिर उपाय दिखाई देता है। क्या अर्थ हुआ यहां पर? देखिए इस लाइन का, हालांकि दैव प्रकोपो यानी दैवीय प्रकोप, प्राकृतिक आपदा, भगवान की लीला, भूकंपो नाम, भूकंप नाम वाली जो आपदा है वो दैवीय प्रकोप है। तस्योपशमनस्य, उसको शांत करने के, ठीक है ना, न को अपि, न कोई भी, स्थिरोपाय दृश्यते, स्थिर उपाय दिखाई देता है। ठीक है। तो यहां पर देखिए इस पद को हम देखेंगे, तो तस्य उपशमनस्य, ठीक है ना, उसको शांत करने के, गुण संधि है यहां पर। न को अपि, क धन अपि, उत्व विसर्ग संधि है। ठीक है। यहां पर स्थिरोपायः दृश्यते, स्थिर उपाय दिखाई देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि, प्रकृति के समक्ष आज भी, प्रकृति के समक्ष आज भी, अद्यापि, यहां पर देखिए अद्यापि, अद्य अपि, दीर्घ संधि है यहां पर, तो आज भी विज्ञान गर्वितो मानवः, विज्ञान से गर्वित मानव, क्योंकि आज का युग वैज्ञानिक युग है, और इस विज्ञान के युग में जो मानव है वामन कल्प एव, मतलब बोना ही साबित हुआ है। ठीक है ना, कमजोर ही साबित हुआ है। वामन कल्पः का मतलब वामन के समान, बोने के समान, एव यानी ही, बोने के समान ही साबित हुआ है। तथापि, फिर भी, भूकंप रहस्यज्ञा, भूकंप के जो रहस्य को जानने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, वे सभी कथयन्ति, कहते हैं, यत् कि बहुभूमिक निर्माणम न करणीयम, पहला उपाय, क्या उपाय भूकंप से बचने का? कि बहुभूमिक भवन निर्माणम, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण, बहुमंजिला भवनों का निर्माण, न यानी नहीं, करणीयम करना चाहिए। आ गई बात समझ में? पहला उपाय तो ये है। दूसरा है तटबंधम निर्वाय बृहन्मात्रम नदी जलम नैकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम। दूसरा क्या है कि तटबंधम निर्माय, यानी
तट बना करके, बांध बना करके, निर्मा यानी बना करके, बांध बना करके बृहन मात्रम यानी कि बहुत मात्रा में, नदी जलम अपि नदी के जल को भी, नैकस्मिन स्थले एक स्थल पर नहीं, पुंजीकरणीयम संग्रह करना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात आपको समझ में आ गई। पहली बात तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे इमारतें नहीं बनानी चाहिए। दूसरा कि जो पानी प्रवाह हो रहा है उसको रोक करके, बांध बना करके एक जगह इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हल्का फुल्का चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में पानी को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। फिर है अन्यथा, नहीं तो क्या होगा, असंतुलन वशात, असंतुलन के कारण भूकंप संभवती, भूकंप की संभावना हो सकती है। ठीक है, भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। वस्तुतः वास्तविकता से शांतानि यानी कि संतुलित, एव यानी ही, संतुलित ही, पंच तत्वानि यानी पांच तत्व, प्रकृति में पांच तत्व है, हमारा शरीर भी पांच तत्वों से मिलकर बना है। तो ये जो संतुलित पांच तत्व हैं, कौन कौन से पांच तत्व हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये आपको मालूम होने चाहिए। यहाँ पर बता रखा है क्या, क्षिति यानी पृथ्वी, जल यानी कि जल, पावक अग्नि, समीर हवा, गगन यानी आकाश। तो यहाँ पर क्या कहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। ठीक है, ये क्या है, पंच तत्व है। तो ये कैसे होंगे, शांतानि एव, संतुलित ही। अगर इन सब का संतुलन कैसा हो, बिल्कुल बराबर हो, सही हो। ठीक है, तो भूतलस्य, जो भूतल है, हमारी धरती है वह, ठीक है, उस पर, इस भूतल पर योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते, ये सभी क्या करते हैं, संतुलित जो पांच तत्व हैं वो इस भूतल की योग और क्षेम को, जो योग और क्षेम होता है। अब योग क्षेम क्या होता है, यहां पर देखिए, योग और क्षेम, एक तो होता है योग और एक होता है क्षेम। ठीक है, अर्थात जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करना, अप्राप्त को प्राप्त करना, अप्राप्त को प्राप्त करना। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे अप्राप्त को प्राप्त करना, और क्षेम का मतलब है प्राप्त की रक्षा करना, प्राप्त की रक्षा करना। ठीक है, योग का मतलब तो है जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करे। ठीक है, और जब प्राप्त हो गया है तो वहां पर उसकी रक्षा करें, तो इस रक्षा करने को हम क्षेम कहते हैं। तो ये जो संतुलित पांच तत्व हैं जो कि आपको अभी बताए, पृथ्वी, जल, आकाश। ठीक है ना, यहां पर देखिए जो आपको पांच तत्व बताए, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये सभी क्या करते हैं, योग और क्षेम की कल्पना करते हैं, धरती पर इन सबको बनाए रखते हैं। अशांतानि खलु, और जब ये अशांत हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, तब तान्येव, वही कौन, ये पांचों तत्व, महाविनाशम, महाविनाश को उपस्थापयन्ति, उपस्थित कर देते हैं। अर्थात इस धरती पर जो ये पांच तत्व हैं, ठीक है ना, यानी कि इस धरातल पर, तो यहाँ ये पांचों तत्व यदि संतुलित रहते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन पांचों में से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज की कमी हो जाती, कोई कम ज्यादा हो जाता है। असंतुलित जब ये हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, महाविनाश का दृश्य उत्पन्न हो जाता है, ये महाविनाश को उपस्थापित कर देते हैं। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर इस गद्यांश में हमने क्या देखा विद्यार्थियों, यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार हम उपाय कर सकते हैं, यानी कि भूकंप से किस प्रकार बच सकते हैं या उससे निजात पा सकते हैं। तो देखिए, हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है भूकंप, लेकिन इसको शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय नहीं है, नहीं दिखाई देता। प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान से गर्वित मानव जो है बोना साबित हुआ है। फिर भी
भूकंप को जानने वाले कहते हैं कि बहुमंजिलाओं जो निर्माण है वह नहीं करना चाहिए, यानी कि बड़ी इमारतें, ऊंची इमारतों का जो है निर्माण नहीं करना चाहिए। तट बनाकर, बांध बनाकर के जल को एक जगह नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो असंतुलन के कारण भूकंप हो सकता है, भूकंप की संभावना बढ़ सकती है। वास्तविक शांति से युक्त या संतुलित जो 5 तत्व हैं प्रकृति के, वही 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। ये भूतल के योग और क्षेम को, अर्थात जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करवाते हैं, और जो प्राप्त है उनकी रक्षा करते हैं। इसको कल्पनते यानी कल्पना करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। और यदि यही 5 तत्व अशांत हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो महाविनाश को ये उपस्थित कर देते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रकृति को संतुलित रखें, प्रकृति के 5 तत्वों को हम संतुलित रखें, ताकि कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आन नहीं पड़े। ठीक है ना? यानी कि कोई भी ये प्राकृतिक आपदा जब आएगी तो आपको कह करके नहीं आएगी। और इससे बचने का उपाय सिर्फ इतना सा है कि हम यहाँ बताए गए उपायों के साथ साथ क्या करें? पर्यावरण को सुरक्षित रखें, उन सभी 5 तत्वों को सुरक्षित रखें, संतुलित रखें, जिससे कि हमारी योग और क्षेम बनी हुई है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर ये गद्यांश समाप्त हो जाता है और ये पाठ का अंतिम गद्यांश है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा था? यहाँ पर हमने कच्छ जो जनपद था वहाँ पर भूकंप का दृश्य देखा, हमने वैज्ञानिकों के मतों को जाना, और उसके बाद में हम यहाँ पर जो है कुछ कर सकने वाले उपाय यहाँ पर देखे। इसके अलावा मैंने आपको सामान्य परिचय में बताया था कि हमें जब भूकंप आ जाता है तो सुरक्षित स्थान पर पहुँचना होता है, और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता फैलानी होती है और साहस के साथ कार्य करना होता है। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर शब्दार्थः उपशमनस्य शांतेः, शांत करने का, संतुलित करने का। वामन कल्पः, वामन सदृशः, बोना। तटबंधम, नदी तटानां बंधनम, बांध बनाना। निर्माय, निर्माणम कृत्वा, बनाकर। बृहन्मात्रम, अत्यधिकम, अत्यधिक। पूंजीकरणीयम, संग्रहणीयम, इकट्ठा करना चाहिए। शांतानि, संतुलितानि, संतुलित। आगे देखिए, योगक्षेमाभ्याम अप्राप्तस्य प्राप्ति योगः, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः, यानी अप्राप्त की प्राप्ति होना योग है और प्राप्त की रक्षा क्षेम है, उन दोनों के लिए। ताभ्याम है यहाँ पर, तो उन दोनों के लिए। उपस्थापयन्ति यानी कुर्वन्ति, करते हैं। निर्माय यानी निर्माणम कृत्वा, निर्माण करके। आगे देखिए, संधि, विशेष की बात करते हैं तो सबसे पहले संधि की बात आती है। यद्यपि, यदि धन अपि, यण संधि। तस्य उपशमनस्य गुण संधि। को अपि, कह धन अपि, उत्वम यानी उत्व संधि। स्थिरोपायो, स्थिरः उपायः। ठीक है, गुण संधि। आगे देखिए, वामन कल्प एव, वामन कल्पः एव, विसर्ग लोप संधि। भूकंपः संभवति, भूकंपः धन संभवति, सत्व संधि। तान्येव, तानि धन एव, यण संधि है। अद्यापि, अद्य धन अपि, दीर्घ संधि है। नैकस्मिन्, न एकस्मिन्, वृद्धि संधि है। आगे देखिए, प्रत्ययः, प्रत्यय की बात करते हैं। करणीयम, क्री धन अनियर। निर्माय, निर उपसर्ग है यहाँ पर, मृ धातु है, ल्यप प्रत्यय है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, समासः, समास की बात करते हैं। क्षितिजल पावक समीर गगनानी। ठीक है, यहाँ पर ये समस्त पद है, इसका विग्रह है। क्षितिः च, जलम च, पावकः च, समीरः च, गगनम च। ठीक है, तो यहाँ पर ये पद हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ द्वंद्व समास है। कौन सा समास है विद्यार्थियों? द्वंद्व समास है। आगे देखिए, विशेषण विशेष्य की बात करते हैं तो स्थिरः विशेषण है, उपायः विशेष्य है। विज्ञान गर्वितः, यहाँ पर विशेषण है और मानवः विशेष्य है। एकस्मिन् विशेषण है और स्थले विशेष्य है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मूल्यांकन प्रश्नों की ओर। यहाँ पर जो भी हमने पढ़ा है, जो गद्यांश पढ़ा है, उससे संबंधित प्रश्न है, तो आप इनको लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। प्रश्न इस प्रकार है। पहला, भूकंपः कीदृशः प्रकोपः वर्तते, एकपदेन। दूसरा है, कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय न दृश्यते, एकपदेन।
तीसरा है कानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते एकपदेन। चौथा है कीदृशानि पंचतत्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते पूर्णवाक्येन। आगे देखिए पांचवा एकस्मिन् स्थले इत्यनयो विशेष्यपदं किम् अस्ति। आगे है छठा संग्रहणीयम इति पदस्य समानार्थकम पदम किम अस्ति। ठीक है, तो यहां पर सातवां प्रश्न है यद्यपि इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। समझ में आ गया विद्यार्थियों? तो यहां पर आपका पाठ समाप्त हो जाता है और पाठ समाप्ति के साथ साथ ये प्रश्न जो है आपने लिख लिए होंगे। यहाँ पर भूकंप के विषय में आपने जाना, विशेष रूप से गुजरात में हुए भूकंप के विषय में आपने जाना और समझा कि भूकंप से हम किस प्रकार निजात पा सकते हैं। अर्थात हम यदि बताए गए जो उपाय हैं उनको अपनाते हैं, साथ ही प्रकृति की रक्षा करते हैं, उसमें स्थित पंच तत्वों में संतुलन बनाए रखते हैं, तो इन प्राकृतिक आपदाओं से हम स्वतः ही बच सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है और पंचतत्वों को संतुलित बनाए रखना है। इसी उद्देश्य के साथ मैं लेता हूं विदा। आगे अगले भाग में अभ्यास प्रश्नों के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।